हाय। आज सबका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत नामकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। नामकरण क्या है? जीव विज्ञान में नामकरण किसी बच्चे का नामकरण जैसा नहीं होता, बल्कि इसका अलग प्रोसीजर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारे जीव प्रत्येक रोज खोजे जाते हैं। तो इनको आसानी से याद रख पाना आसान नहीं है, तो इनको अलग अलग याद रखा जा सके और जो पुराने जीव खोजे गए हैं उनसे उसका तुलना किया जा सके और जो नए खोजे जाएंगे उनको फिर से अलग रखा जा सके, उसके लिए नामकरण करना अति आवश्यक है। नामकरण करने का एक उद्देश्य और भी है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में एक ही जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बनाया गया, जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक ही नाम होगा, चाहे किसी भी कंट्री में उस जीव को किसी भी नाम से जाना जाए, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम एक ही होगा। तो नामकरण कैसे होता है, तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के पश्चात उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली की नियमों के अनुसार नाम देने की प्रक्रिया नामकरण कहलाती है। तो आपने क्या समझा? नामकरण क्या है? तो आसान शब्दों में अगर हम इसे कहें तो पहले पौधों को या जंतुओं को पहचाना जाता है। पहचान कैसे किया जाता है? जो खोजे गए पादप या पौधे हैं उसको, जो पुराने खोजे गए पादप या जो जंतु हैं उसके गुणों और विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं उनके आधार पर, जो जाति वंश के गुण लक्षण है उसके आधार पर उनको पहचान किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार, वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार उसको एक विशेष नाम दिया जाता है। तो इस जो प्रक्रिया है इसको नामकरण कहते हैं। नामकरण की अलग अलग विधि अलग अलग वैज्ञानिकों ने सुझाया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, मान्य है, वह है द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति के जनक हैं कैरोलस लिनियस। अब जाने कि द्विनामकरण पद्धति है क्या। तो द्विनामकरण पद्धति में पहला जो शब्द होता है वह वंशबोधक होता है, जबकि दूसरा जो शब्द होता है वह जाति बोधक होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शेर को अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक जो नाम है वह है पैंथेरा लियो। पैंथेरा उसका वंश है और लियो उसकी जाति। शेर, बाघ, तेंदुआ जो है एक ही वंश के हैं, उनकी जाति अलग अलग है, इसलिए बाघ का जो जाति है वह टाइग्रिस है और तेंदुआ का जो है वो पारडस है, लेकिन इनका वंश जो है वह पैंथेरा ही है। अब इसके नियम क्या हैं? तो नियम को जान लेते हैं कि प्रत्येक जीवधारी दो शब्दों का स्पष्ट वैज्ञानिक नाम वाला होता है, जैसा कि हम जानते हैं वंश और जाति। जीवों का नाम लैटिन शब्दों का बना होता है और उन्हें अंग्रेजी में तिरछे अक्षरों से छापा जाता है जब प्रिंट किया जाता है किताब तब। वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में लिखा जाता है।
जातीय नाम के सभी जो अक्षर हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, जबकि जो वंश का नाम का पहला लेटर है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगले नियम की ओर अगर हम चलें तो किसी जाति के नाम को पहली बार प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम जाति के बाद लिखा जाता है। जैसे कि हमने कहा द्विनामकरण पद्धति, पहला जो है वंशबोधक होगा, दूसरा जातिबोधक होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई जीव खोजा गया है जिसको पहले नहीं खोजा गया है, वो नई जाति वाला है, तो ऐसे जीवों के वंश और जाति लिखने के बाद फिर उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जा सकता है। अगले नियम की ओर हम चलें, अगर किसी जीव के लिए एक से अधिक नाम दे दिया गया हो तो प्रथम प्रकाशित नाम को ही सर्वमान्य माना जाएगा। यानी कि दो अलग अलग वैज्ञानिक समकालीन तौर पर अगर किसी जीव को खोजते हैं और किसी वैज्ञानिक ने उसको पहले खोजा, किसी ने बाद में खोजा, और दोनों ने अलग अलग उसका नामकरण कर दिया, तो जो वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य विधि है उसके अनुसार जो नाम पहले दिया गया हो उस नाम को सर्वमान्य माना जाएगा। उसके बाद अगला नियम क्या है, जंतुओं के वंश के नाम के अंत में प्रत्यय यहाँ पर लगाते हैं IDAE, ईडी। तो अगर हम जोड़ दें तो उस जंतु के फैमिली का नाम, कुल का नाम बन जाता है। और अगर वंश के नाम में इन्हीं INAE प्रत्यय जोड़ दें तो उपकुल बन जाता है। वंश का नाम जो भी है उसमें अगर IDAE जोड़ दें तो वह फैमिली बन जाता है, यानी कि कुल वन का नाम बन जाता है। और अगर INAE जोड़ दें तो वह उपकुल बन जाता है।